नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने आयोग के मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा को लेकर चल रही अटकलों को साफ कर दिया है। सरकार ने कंफर्म किया है कि संबंधित पक्षों यानी स्टेक होल्डर्स के पास अभी भी 30 अप्रैल तक का समय है। अब पहले क्या कंफ्यूजन थी वो समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद एनसीजेसीएम को क्या बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें जो है क्या सरकार से बड़ी डिमांड रख रखी है उसको भी जो है आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पूरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले मोदी सरकार ने जो 8वें वेतन आयोग को लेकर जो कंफ्यूजन थी उसको जो दूर किया है उसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद जो है चर्चा करेंगे 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले मामले को और अंतिम में चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस की। चलिए, बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरू। सर, जैसा कि हम लोग 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है खबरें लगातार कर रहे हैं, तो पहले जो बात सामने आ रही थी कि 20 अप्रैल की जो डेडलाइन थी वो सिर्फ उन यूनियनों और एसोसिएशंस के लिए थी जो शुरुआती मीटिंग्स में जो है जल्दी बातचीत करना चाहते थे। बाकी सभी लोग जो है जैसे कि सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और अन्य जुड़े हुए जो लोग हैं अभी भी अपने सुझाव और विचार दे सकते हैं। यानी अप्रैल के जो बाकी के बचे दिन हैं इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए अच्छा मौका है। 30 अप्रैल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। सर, ये क्या कन्फ्यूजन थी और इसको क्या सरकार ने स्पष्ट किया है? नहीं, सरकार ने ये स्पष्ट किया है जो एक बात बार बार सामने आ रही थी और उसको लेकर अब डिमांड भी सामने आ रही है कि जो 30 अप्रैल है वो डेडलाइन असल में छोटी साबित हो रही है। लोग अपने जो मेमोरेंडम देना चाहते हैं, जो अपने ज्ञापन देना चाहते हैं, उसके लिए उनको दरअसल पर्याप्त वक्त नहीं है। उसके साथ ही बहुत सारी टेक्निकल ग्लिच की भी बात कही जा रही है जी। तो एक जो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 30 अप्रैल तक का वक्त है और ये पर्याप्त समय है जब आप अपने सुझाव, अपने मेमोरेंडम ये सब आयोग के पोर्टल पर जमा करा सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों की मांग दरअसल ये है कि इस डेडलाइन में काम बनेगा नहीं। जो पोर्टल है उसमें टेक्निकल ग्लिचेस हैं, तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि इस बात की संभावना है कि 1 महीने और विस्तार मिल सकता है जो मेमोरेंडम जमा कराने की समय सीमा है। चलिए, तो अब किन किन संगठनों को जो है दिक्कत है वो समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, एनसीजेसीएम। दूसरा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जिसको कि आप AIDEF के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अन्य यूनियन, पेंशनर्स और जो है व्यक्तिगत आवेदक जो हैं वो भी कह रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर, तकनीकी समस्या है या कोई और बात है? तो आ रहा है कि पोर्टल मेमोरेंडम स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि जवाब जो है 1000 कैरेक्टर लिमिट के अंदर देने हैं। ये वाला भी मामला है, इसको भी लेकर रार मची हुई है। ये मुझे लगता है कि जो 1000 कैरेक्टर, इस तरह की जब चीज़ें डाली जाती हैं कि कैरेक्टर्स, वर्ड आपके लिमिटेड होने चाहिए, तयशुदा होने चाहिए, ऐसे अगर मैं व्यक्तिगत अनुभव की भी बात करूं, इस तरह के मामलों में ये दिक्कतें आती हैं जी। और दूसरी चीज़ आप ये समझ के चलिए कि जब आयोग की का जो पोर्टल है वहाँ पे जब बड़ी तादाद में इस तरह के ज्ञापन आ रहे होंगे, आवेदन आ रहे होंगे, तो उसमें ये भी हो सकता है कि इस वजह से भी, क्योंकि लोड बढ़ रहा होगा, इस वजह से भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। तो एनसीजेसीएम का यही कहना है कि साहब यहाँ पे हम जो डालना चाहते हैं अपना जो ज्ञापन है वो वहाँ पे पोस्ट नहीं हो पा रहा है, भले ही आप जो तयशुदा वर्ड लिमिट है उससे कम के शब्दों में ही अपना ज्ञापन दे रहे हैं तब भी। अरे प्रोफेसर, इसको देखिए ना, हम लोग भी जब कभी हम लोग भी परीक्षा देते थे कंपटीशन की, उसके बाद रिजल्ट जिस दिन निकलता था तो जो वेबसाइट पर जाते थे या साइबर कैफे में जाते थे तो लिखाता था कि क्रैश हो गया, या 10th या 12th के रिजल्ट शीट आप देखने जाइए तो उस दिन भी यही मामला होता है। और यहाँ भी अच्छे खासे तादाद में लोग हैं, 1 करोड़ के आसपास तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो हैं और फिर संगठन है जी। तो वो जब भी इस तरह के सर्वर पे हो सकता लोड हो रहा हो और इस वजह से वो उसको अस्वीकार कर रहा हो, तो इसीलिए कर्मचारियों की मांग है कि साहब आप मेल, और देखिए पहले से मांग आ रही थी कि आप मेल के जरिए भी आवेदन या जो ज्ञापन है उनको लेना स्वीकार करें। उसके अलावा हार्ड कॉपी की भी व्यवस्था रखिए कि जो नहीं डाल पा रहे हैं उस पर वो हार्ड कॉपी के जरिए भी भेज पाएँ सीधे आयोग के पास। तो ये जो है मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं सरकार को रखनी चाहिए जहाँ पे कि आप पूरे ऑप्शन जो है वो सारे जो कर्मचारी संगठन हैं उनको मुहैया कराएं। चलिए सर, अब एनसीजेसीएम की जो मुख्य मांगे हैं उनको भी समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि पोर्टल की तकनीकी खामियां जो हैं उसको तुरंत ठीक हो, पोर्टल को जो है यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, मेमोरेंडम सबमिशन के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप जो है
एसओपी जारी किया जाए। तो ये है एनसीजेसीएम की मांगे। और एआईडीएफ का क्या रुख है वो भी समझ लेते हैं। एआईडीएफ ने भी अलग से पत्र लिखकर वही समस्याएं बताई है प्रवीण सर, और डेडलाइन बढ़ाने की मांग का जो है वो समर्थन किया है। अब एक और बात है सर, बड़ी खबर ये आ रही है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे क्या होने वाला है। 11 मई 2026 को एनसीजेसीएम की एक अहम बैठक भी होने वाली है। जगह जो है मुकर्रर की गई नई दिल्ली कैबिनेट सचिवालय। इसमें जो है स्टाफ साइड के मुद्दों पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति कैसे तय हो इस पर भी बातचीत होता हुआ नजर आएगा। तो अब गाड़ी जो है 11 मई तक अटक गई है सर। नहीं, लेकिन 11 मई को चलिए स्टाफ साइड जो कर्मचारी संगठन है वो अपनी बैठक करेंगे, वो ठीक है। लेकिन बड़ा मसला विशाल यहाँ पे ये है कि 31 मई तक के लिए वक्त मांगा है कि इतना वक्त आपको मेमोरेंडम जमा करने के लिए हमको, कर्मचारियों की जो संगठन है उनकी डिमांड है कि इतना समय हमको देना चाहिए। इसको 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक का वक्त किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 1 महीना यहाँ डेडलाइन बढ़ती है, मेमोरेंडम जब तक सारे जमा नहीं हो जाएंगे, कोई भी डेडलाइन आप तय करते हैं, मान लीजिए 30 अप्रैल की फिक्स रहती है, तो 30 अप्रैल तक जब मेमोरेंडम जमा हो जाएंगे उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग का काम शुरू होगा, यानी तब वो पढ़े जाएंगे। और अगर मान लीजिए बल्क में या बड़ी तादाद में है तो इसको सॉर्टिंग करने में, इसको पढ़ने में, इसमें से की इनपुट्स निकालने में आयोग को लंबा वक्त लगेगा। तो मुझे जो लगता है कि अगर 1 महीने का ये वक्त और बढ़ता है तो ये आयोग के काम को, यानी सिफारिशों की तैयारी का जो वक्त होगा उस तक पहुंचने में फिर एक लंबा वक्त तैयार करेगा। तो ये जो देरी है, ये देरी एक लंबी देरी साबित हो सकती है और भारी पड़ेगी। वही जो 18 महीने का वक्त दिया है, क्या उतने पीरियड में भी ये पूरा काम हो पाएगा या नहीं, यहाँ से ये सवाल फिर तो आप कहना चाह रहे हैं कि 18 महीने का जो समय 19 महीने, 20 महीने, 24 महीने भी हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर बल्क में आपके पास बहुत बड़ी तादाद में अगर मेमोरेंडम होंगे तो जाहिर बात है, जब आयोग ने कहा है कि हम सारे इनको अध्ययन किया जाएगा, इनसे इनपुट्स निकाले जाएंगे, तो उसमें भी वक्त लगेगा। अब आयोग कोई बहुत लंबा चौड़ा आयोग 100-200 लोगों का तो आयोग है नहीं सर। तो बहुत छोटी टीम है। इस छोटी टीम को इतने बड़े पैमाने पर, उसके साथ ही आपको दूसरे काम करने हैं, जो देश भर में अलग अलग जगहों पर जो मीटिंग कर रहे हैं वहाँ से भी आप ज्ञापन लेकर आएंगे, लोगों के साथ राय मशविरा करेंगे, जो संगठन है, कर्मचारी हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है कि साहब हम मिलना चाहते हैं, आपसे बात करेंगे, समस्याएं क्या हैं कर्मचारियों की वो जब डिस्कस करेंगे, तो ये सब प्रक्रिया असल में कंसल्टेशन की फिर प्रोसेस शुरू होगी, जिसमें एनसीजेसीएम और बाकी लोग शामिल होंगे। तो ये लंबा वक्त मुझे लगता है कि देरी यहाँ पर और होती हुई फिर नज़र आ सकती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और एनर्जी क्राइसिस के बीच केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी साहब ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 87% जो तेल है वो आयात करता है। इस पर हम हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल से जो है प्रदूषण भी बढ़ता है, इसलिए अब हमें जो है अल्टरनेटिव जो सोर्स है, जैसे जिनको कि आप वैकल्पिक ईंधन के रूप में जानते हैं, और बायोफ्यूल्स, उनको जो है वो बढ़ावा देना जरूरी हो गया है, ऐसा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। असर साफ तौर पर उनका जो निशाना है कि जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने मनी सेंटर में बात डिस्कस की थी कि अब E20 के फिलहाल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम 2023, उसको कहा गया कि अब E85 के आसपास आने की बात कही जा रही थी, यानी जो है 15% पेट्रोल रहेगा और 85% इथेनॉल रहेगा। अब बात ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सब छोड़ी गोली मारिए, सीधे 100% की बात कीजिए, क्योंकि बात आ रही है ब्राज़ील की। ब्राज़ील का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहाँ देखिए फटाफट जो है 100% इथेनॉल पर गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बखूबी चल रही हैं। यहाँ आप लोग जो है E20 पर ही रार मचा रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही, माइलेज नहीं मिल रहा है, अंदरूनी पार्ट्स में कुछ दिक्कत आती है। क्या है ये पूरा मामला, एथेनॉल ब्लेंडिंग का आपसे समझने की कोशिश करें। नहीं विशाल, जब मैं इस पूरी खबर को पढ़ रहा था तो एक चीज़ जो दिमाग में स्ट्राइक कर रही थी वो ये कर रही थी, और उसकी वायबिलिटी जब देखी कि ब्राज़ील जैसे देश में, जो कि भारत जैसा विकासशील देश है, लैटिन अमेरिकी कंट्री है, वहाँ पे अगर लंबे वक्त से E100 व्हीकल, E100 मतलब एथेनॉल 100 जो व्हीकल हैं जिनमें पूरे तौर पर एथेनॉल से चलने वाली, फ्लैक्स फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियाँ लंबे वक्त से चल रही हैं, सक्सेसफुली चल रही हैं, तो भारत ने इस मामले में इनिशिएटिव लेने में इतना लंबा वक्त क्यों लगाया? क्या हम इस पूरी जो रेस थी उसमें हम पिछड़ गए, पीछे छूट गए हैं?
और ये बात इसलिए भी आती है, भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम जो बात नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि साहब 87% या 88% का जो हमारा ईंधन की ज़रूरत है गाड़ियों को चलाने की, वो हम इंपोर्ट के ज़रिए पूरा करते हैं। और ये मसला रेलेवेंट ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि बंद हो गया है, फंसा हुआ है, वहाँ से भारत को हर दिन की तेल की सप्लाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं वेनेजुएला से लेना पड़ रहा है, कहीं अमेरिका से लेना पड़ रहा है, कहीं रूस से आपको तेल लेना पड़ रहा है। तो एनर्जी के जो सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की सरकार अंगोला से भी ले रही है। एनर्जी के सोर्सेज को सरकार डाइवर्सिफाई तो कर ही रही है, लेकिन आप समझिए कि क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता अगर भारत अब से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले धीरे धीरे एथेनॉल ब्लेंडिंग पर पूरी तरह शिफ्ट हो जाता और E100 या E85 भी मान लीजिए, इस व्यवस्था पर हम अपनी गाड़ियों को लेकर आ जाते जी। जब इस पूरे मामले की रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि साहब बहुत मामूली फेरबदल करना होता है इंजन में। ओके। थोड़े बहुत रबड़ के पार्ट्स हैं, कुछ और दूसरे पार्ट्स हैं, उसमें फेरबदल करना पड़ता है। गाड़ी की कॉस्ट तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये बढ़ती है। कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस में बदलाव नहीं है। कोई और दूसरा, चूंकि आप कंपोनेंट चेंज कर देते जो कोरोजन जैसी जो दिक्कतों की बात कही जाती है उनसे भी बच सकते हैं। तो भारत अपने इंपोर्ट जो क्रूड इंपोर्ट बिल का एक लंबा चौड़ा हिस्सा और जिसके बदले आप डॉलर चुकाते हैं दुनिया भर को, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत यहाँ पे बचा सकता था अगर हम इस मामले में थोड़ा सा अर्ली इनिशिएटिव ले लेते। विशाल जी। और सर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही कि पूरा पेट्रोलियम लॉबी है जो इस चीज़ को लागू करने के खिलाफ रहता है। शुरू से वो थोड़ा कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन ताज़ा हालात क्या है सर इथेनॉल को लेकर? क्योंकि अब इथेनॉल वाली बात आ रही है सर, कितने रुपए का पड़ता है इथेनॉल? और अगर वो मान लीजिए 100% के आसपास आएगा या 85% के आसपास आएगा, तो पहले सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि जो अभी हम लोग 100 से 110 या 115 रुपये के आसपास पेट्रोल की कीमत के लिए हम लोग अपनी जेब ढीली कर रहे हैं, क्या अब एक रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था वहाँ तो कहा जा रहा है कि 60 से 70 रुपये तक आ जाएगा, तो सीधे क्या मतलब 30% की गिरावट हम देख पाएंगे? बिल्कुल। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा विशाल कंज्यूमर्स के लिए है कि जहाँ पे आपको अगर सरकार पूरा बेनिफिट देती है तो आपको पेट्रोल की कीमत अगर आप अभी 100 दे रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 50 रुपये तक कीमतें नीचे लाई जा सकती हैं अगर आप फुली एथेनॉल पर आ जाते हैं। अब भारत के साथ अगर हम ये देखें, भारत के साथ फ़ायदा इस बात का है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में गन्ने की पैदावार होती है। गन्ने और दूसरे क्रॉप्स की, मेज से भी बनता है, मक्के से भी बनता है, तो गन्ने की पर्याप्त पैदावार है। भारत में बड़े पैमाने पर न सिर्फ सहकारी शुगर मिल्स हैं बल्कि प्राइवेट शुगर सेक्टर की कंपनियां भी हैं, बड़े पैमाने पर मोलासेस और एथेनॉल बनाती हैं जी। जो आपका लिकर इंडस्ट्री है वहाँ पे भी आपकी जाती हैं। तो जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में, और देखिए अगर आप 2000 के दशक की बात करेंगे जब हम इस चीज़ों को पढ़ा करते थे, शुगर सेक्टर लंबे वक्त तक एक बड़ी मुश्किल के दौर में रहा। हाईली कंट्रोल्ड, हाईली रेगुलेटेड सेक्टर था। फिर सरकार ने धीरे धीरे इस सेक्टर से अपना कंट्रोल कम किया, रेगुलेशन कम किए। सरकार राशन के जरिए शुगर मतलब चीनी बांटा करती थी, कंट्रोल से मिलता था, कंट्रोल से मिलती थी। चीनी कंपनी कितना जो शुगर है उसको मार्केट में रिलीज कर सकती है इसका कोटा तय था। आप एक्सपोर्ट कितना कर सकते इसका कोटा तय था। और जबकि हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं शुगर के मामले में, तो हमारे पास अबंडेंट जो है मात्रा में जो है वो चीनी और एथेनॉल दोनों मौजूद थे। उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक शुगर मिल्स की कोई कमी नहीं है, बड़ी लॉबी है, मजबूत लॉबी है। इसके बावजूद हम एथेनॉल का जिस तरह का इस्तेमाल कर सकते थे, अगर टेक्नोलॉजी थी, ब्राज़ील अगर इसको यूज कर रहा था, तो हमने उसमें क्यों नहीं अपने हाथ पैर मारे, मेरा ये सवाल है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है, एक बस छोटा सा उसका लॉस जो नज़र आता है वो ये जो कहा जा रहा है कि 20 से 30% आपका माइलेज यहाँ पे विशाल कम होता है। लेकिन तो चलिए ना, मान लीजिए अगर उसको देखा जाए सर, 30% इधर भी तो आपको पेट्रोल की कीमतें कम हुई भाई, उधर अगर 20% अगर थोड़ा अगर माइलेज आपको कम भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होती। अब बिल्कुल सही बात है। और सरकार का इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, सबसे बड़ी आसानी ये है, आप दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप एमिशन के नॉर्म्स को भी पूरा कर रहे हैं जी। सर चूंकि आपने
दो राज्यों का नाम स्पेसिफिकली लिया कि एक तो विशाल आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए और दूसरा महाराष्ट्र देख लीजिए। अब आपसे अगला सवाल ये मैं पूछूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं सर भारत में जो है इथेनॉल वाले धंधे में हैं। आप कह भी रहे थे, आपने रिसर्च भी किया सर, कि कुछ जो है अच्छी खासी कंपनियां जो शुगर वाली जो काम चार्ज कर रही हैं, शुगर स्टॉक्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वही कंपनियां जो है इस प्रोसेस में भी। तो क्या है ये मामला, इसको भी समझाइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद में भारत में बड़ी कंपनियां हैं। बलरामपुर चीनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, EID पेरी है, आपकी धानुका शुगर है, श्री रेणुका शुगर्स है। तो लंबी तादाद ऐसी कंपनियों की है जो सीधे एथेनॉल बनाती हैं या शुगर मिल्स हैं और एथेनॉल बनाती हैं, और कई कंपनियां ऐसी हैं जो शुगर नहीं बनाती लेकिन एथेनॉल के बिजनेस में है। साइन एग्रो है, जिसको लेके कहा जाता है कि जो हाईवे मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनके बेटों की कंपनी है। तो भारत के पास कंपनियां भी अच्छी खासी हैं जो बड़े पैमाने पर शुगर प्रोडक्शन भी करती हैं और एथेनॉल भी बनाती हैं। चलिए, तो इसी से सर अगला सवाल ये आता है कि प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ एथेनॉल है, ये भी एक बड़ा कारण बताया गया कि क्यों ना हम लोग जो ब्लेंडिंग है E20 से बढ़ाकर E85 और E100 करें। क्या इस बात में दम है सर? बिल्कुल जी। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। और इसी बस एक लाइन कहूँगा, इसी वजह से देखिए आज जो गडकरी साहब का बयान आया कि E100 आप उसका यूज हम करेंगे, पूरी तरह से एथेनॉल आधारित गाड़ियां चलाएंगे, फ्लेक्स फ्यूल पर लेकर आएंगे। आज मार्केट डाउन था चूंकि ईरान और पूरे मसले को लेके, लेकिन शुगर सेक्टर की आप कंपनियों को देखेंगे सबके शेयर 5%, 4%, 6% यहाँ तक जो है उनमें आज तेजी दिखाई विशाल दी। तो इन्वेस्टर साहब ने कमेंट किया इस वजह से। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि एथेनॉल का अगर ब्लेंडिंग सरकार बढ़ाती है पेट्रोल में तो इसका सीधा फायदा देखिए ना प्रोफेसर, कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे उमसी स्टॉक्स की हम लोग चर्चा करते हैं, शुगर स्टॉक्स देखिए दो धंधे में आ जाएंगे, एक तो चीनी भी बनाएंगे और ऊपर से इथेनॉल भी बनाएंगे। तो ये समझिए कि पेट्रोल वाला मामला जो है पूरा इनके हाथों आ जाएगा, दारोमदार इनके आ जाएगा और 140-150 करोड़ की आबादी को ये कीटर करते हुए देखेंगे। तो धंधा इनका कितना बढ़ने वाला है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि सर इनके संबोधन में, नितिन गडकरी साहब के संबोधन में इन्होंने फिर से जो है ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जोर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत को जो है 1 किलो हाइड्रोजन की लागत जो है $1 तक लानी होगी, क्योंकि ये अभी बड़ा महंगा सौदा है। लेकिन वो इस बात पर भी इन्फेसिस करते हुए नजर आए कि ग्रीन हाइड्रोजन की ओर भी बढ़ना होगा हमें। नहीं, तो बिल्कुल, जब आप फ्यूल के या जब आप एनर्जी के डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि आप बिजली की बात करते हैं विशाल, तो बिजली का केवल और केवल एक सोर्स नहीं हो सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर पे टिके। थर्मल पावर को आप धीरे धीरे फेज आउट भी करना चाहते हैं, उसमें फिर न्यूक्लियर पावर है, सोलर पावर है, विंड एनर्जी है। तो आप तमाम हाइड्रो पावर है, आप तमाम एनर्जी के सोर्सेज को लेकर आते हैं, ऐसे सोर्सेज को लेकर आते हैं जिसका एनवायरनमेंट पर ख़राब असर ना पड़े, अच्छा असर उसका हो, आपको कोयला जलाने की ज़रूरत ना पड़े। प्लस दूसरी चीज़ ये भी है कि इनके भंडार जो है वो सीमित हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के भंडार असीमित हैं आपके पास। जी, एक अंतिम सवाल सर, कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर भी बातें आती रहती हैं। कहा जाता है कि इसके आने के बाद से, हालांकि 2027 से आने की इसकी बात की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके आने पर भी जो है गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। क्या इसको भी इस कहानी में जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, कैफे 3 नॉर्म्स में चूंकि अब सरकार ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म लेकर आ रही है आपके एमिशन को लेकर, तो ऐसे में कार कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनके लिए भी वायबल ऑप्शन यही होगा कि अब वो धीरे धीरे फ्लेक्स फ्यूल की तरफ बढ़ना शुरू करें ताकि एमिशन नॉर्म्स को भी पूरा कर पाएं। विशाल, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आपसे बहुत दिन हो गया था, मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर आपसे जो है लंबी चर्चा नहीं हो पाई थी। अब अपडेट ये आ रहा है सर कि जो है सीज फायर का जो डेडलाइन था उसको फिर से जो है एक बार आगे बढ़ा दिया गया है। ताज़ा अपडेट क्या है सर? क्या हमारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जो जहाज़ें, जो पहले आप कहते थे कि 800 से अधिक जहाज़ जो है विशाल वहाँ रुकी हुई हैं, क्या उनके आने का सिलसिला स्टार्ट हो गया? क्या हम पूरे जियोपॉलिटिकल स्पेस में कुछ जो है वो जो जितनी अनसर्टेनिटीज़ थी उनमें कुछ कमी आते हुए देख सकते हैं? अपडेट क्या है सर? नहीं, देखिए, जंग के हालात फिर से थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं विचार जी। और ताज़ा अपडेट ये है कि ईरान ने आज ही 2 जो कमर्शियल शिप थे जो जिनमें कंटेनर थे, उन पर ईरान की IRGC का जो नेवल जो इकाई है उसने उन पर फायर किया और उसके बाद उनको सीज किया और सीज करके ईरानियन पोर्ट्स की तरफ वापस भेज दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए। तो कुल मिला के ईरान ने 2 जहाज़ों को वापस भेज दिया है।
बातचीत शुरू नहीं हो पाई। इस्लामाबाद टॉक्स जो शुरू होनी थी वो टाल दी गई हैं, क्योंकि अमेरिकन जो डेलीगेशन था, जिसमें जेडी वेंस थे, जिसमें विटकॉफ थे और जेड कश्नर थे, उन्होंने उनका आने का कार्यक्रम मुलतवी करना पड़ा, टालना पड़ा, क्योंकि ईरानी साइड इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो इस बातचीत में हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि साहब, जब तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर जो आपने एक ब्लॉकेड क्रिएट किया है और आप जहाज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, वो जब तक आप नहीं बंद करेंगे, उससे नहीं हटेंगे, तब तक ये बातचीत नहीं हो सकती। तो ईरानी रुख जो है वो अड़ियल रवैया ईरान का दिखाई दिया यहाँ पर, और इस वजह से ट्रंप की तरफ से कल सीज फायर को अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाने का ऐलान किया गया कि साहब, हम असीमित वक्त के लिए सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, ताकि ईरान को एक बढ़िया डील का मसौदा तैयार करने का वक्त मिले, आराम से ईरान एक अच्छी डील बनाए और उसको लेकर बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन ईरान की तरफ से अभी इस मामले में कोई पहल नहीं हुई, और इस वजह से अमेरिका को अपना पूरा का पूरा प्लान टालना पड़ा। ईरान एक बहुत दिलचस्प बात कह रहा है। ईरान कह रहा है कि साहब, जो पक्ष हार रहा है वो शर्तें नहीं तय करेगा, वो शर्तें नहीं तय कर सकता। इसका मतलब ईरान, और ये बात बार बार ईरान कह चुका है कि आप हार गए, अब जंग से निकलना कैसे है वो हम तय करेंगे। तो अमेरिका अपनी तरफ से एक्सटेंड कर रहा है यूनिलेटरली कि साहब, हम चाहते हैं कि सीज फायर और बना रहे, ताकि आप अपना, अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम इतने बम गिराएंगे कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन हालात कुल मिला के ये हैं कि चीज़ें फंसी हुई हैं। अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह दोनों देश तैयार हो जाएं, लेकिन स्थितियाँ बड़ी फंसी हुई इस वक्त है, और लग ऐसा नहीं रहा कि हाल फिलहाल में कोई दोनों देशों के बीच डील हो पाएगी। चलिए, फंसी हुई स्थितियां सर, तो अमेरिका की बात कर लेते हैं सर। ट्रंप साहब को तो एक और झटका लग गया है सर। वो कह रहे हैं, कोर्ट से शायद आदेश आ गया है कि जो आपने टैरिफ लगाया, उससे जो पैसा कमाया, वो पैसा अब लौटाने का वक्त आ गया है। वो शुरू हो गया। वो तो फैसला तो काफी टाइम पहले आ गया था, लेकिन अब उसका पे आउट शुरू हो गया। तो अब आज से उसमें कंपनियों को सरकार की तरफ से वो पैसा वापस करना पड़ेगा। किनको? जिन्होंने इंपोर्ट किया है। जिन इंपोर्टर्स ने दूसरे देशों से माल मंगाया और उसके लिए ज़्यादा टैरिफ चुकाए, अब वो पैसा जो एक्सेस रकम चुकाई गई है, एक तरह से वो पैसा तकरीबन 175, बिल्कुल, जो अमेरिकन जो ट्रेजरी है उसके पास पहुंचा पैसा, ट्रेजरी को वो पैसा वापस करना होगा। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पे आउट माना जा रहा है। लगभग 175 अरब डॉलर का पे आउट अमेरिका को, अपनी ही कंपनियों को मोस्टली वो पैसा चुकाना पड़ेगा। अपनी कंपनियों की तो भलाई की सोच रहे सर। व्हाट अबाउट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी जिन्होंने वो क्रिएट करके रखा है, 1 साल तक इकोनॉमी को जो है धरातल पर ले आए। अब क्या कहा जाए इसमें कि इस तरह की पॉलिसी बनाई, अभी तक भी दुनिया के साथ डील नहीं हो पाई है। भारत के साथ भी अभी डील नहीं हुई है। डेलीगेशन गया हुआ है सर। हाँ, अभी उन्होंने बोला था कॉमर्स मिनिस्टर ने कि फर्स्ट फेज की डील के लिए तकरीबन चीज़ें तैयार हैं, और इसके बाद जो है वो डील का रास्ता साफ होगा। लेकिन चूँकि अमेरिकन टैरिफ को भी वहाँ का कोर्ट पूरी तरह से खारिज कर चुका है, इस वजह से दुनिया भर के देश रुक गए कि अब आप एक बार तस्वीर साफ हो जाए कि किस तरह के टैरिफ हो सकते हैं, उसके हिसाब से अपना रुख तय किया जाए इस डील के लिए। तो अभी डील भी नहीं हो पाई और अमेरिका एक और लड़ाई में दाखिल हो गया। तो ये बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है दुनिया भर के ट्रेड के लिए, जहां आपने एक पूरा का पूरा रूट बंद कर दिया है और लड़ाई जो है वो चालू, मतलब लगातार चालू दिखाई देती है। चलिए, तो सब में बेड़ा गर्क कर दिया सर ट्रंप साहब ने। जब से आए हैं वो, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ तो है ही, टैरिफ लगाया इतना तामझाम करके, वहाँ भी अब उनको पैसा लौटाना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जिसने पूरा मूड माहौल ख़राब किया, वो कैसे पे आउट होगा, ये समझने वाली बात है। और वॉर वाली बात आपने कही दी। चलिए प्रवीण सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।